गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 12वीं में अध्याय 2 पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। अध्याय कंप्लीट हो गया था पिछली क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 जिसमें है विलयन के बारे में। तो कक्षा 12वीं का अध्याय 2 में दिया है विलयन। तो विलयन को इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्यूशन। तो विलयन सबसे पहले उसके हम लोग परिचय देखते हैं कि विलयन होता क्या है। तो विलयन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें विलय और विलायक के बारे में जानना पड़ेगा। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण कहने का मतलब है कि उसके अणु या परमाणु, विलयन में जो भी अणु या परमाणु रहेंगे वो खुली आंखों से दिखाई नहीं देंगे और उसके कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें छानकर, निथारकर या खुली आंखों से देखकर उसके कणों को अलग नहीं किया जा सकता। तो जो विलयन होता है उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के जो कण रहते हैं वो द्रव के रूप में हो सकते हैं, ठोस के रूप में या फिर गैस के रूप में। और उन सब का समांगी जो मिश्रण रहता है वो कहलाता है विलयन। तो विलयन में समांगी मिश्रण में अलग अलग उनको हम लोग देख नहीं सकते और उसके कण का जो आकार रहता है 10⁻9 मीटर के बराबर रहता है। माने इतने छोटे उसके कण रहते हैं कि उनको भौतिक विधि जैसे कि निथार कर, छान कर हम लोग अलग नहीं कर सकते। और किसी एक विलयन में जो भी कण रहेंगे वो सब अक्रियाशील रहते हैं। क्रियाशील रहेंगे तो इधर उधर गति करेंगे, लेकिन जो समांगी विलयन रहता है उसके जो कण रहेंगे वो अक्रियाशील रूप से उसमें उपस्थित रहते हैं। तो जो विलयन होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे ठोस को द्रव में मिलाएंगे या फिर गैस को द्रव में मिलाएंगे या फिर द्रव को द्रव में मिलाएंगे। इस प्रकार से अनेक प्रकार के विलयन बन सकते हैं। तो जो विलयन होता है उसमें जो जो कण पाए जाते हैं उसके अवयवी कण, उसको उसके घटक होते हैं, विलयन के घटक। तो विलयन के घटकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। तो पहला जो विलय रहता है, किसी भी विलयन में जो भी कम मात्रा में उपस्थित रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे विलय। जैसे अगर नमक और पानी को घोलते हैं तो पानी 1 गिलास रहेगा और उसमें 1 चुटकी नमक लेंगे तो नमक उसमें थोड़ा सा कम मात्रा में उपस्थित है, इसलिए वो हो जाएगा विलय। और जो पानी 1 गिलास है, माने कि नमक की अपेक्षा उसकी मात्रा ज्यादा है, तो पानी जो हो जाएगा विलायक हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा होता है विलायक। तो जो विलायक रहता है किसी भी विलयन में जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित रहेगा उसको बोलेंगे विलायक। इस प्रकार विलय और विलायक मिलकर ही विलयन का निर्माण करते हैं। तो जो विलय और विलायक से विलयन का निर्माण तो होता है, तो ये भी विलयन दो प्रकार से होता है। एक रहता है जलीय विलयन और दूसरा रहता है अजलीय विलयन। तो जो जलीय विलयन में विलायक जो रहेगा वो रहता है पानी। अगर पानी में हम लोग किसी भी चीज को घोलेंगे और जो विलयन बनेगा वो कहलाएगा जलीय विलयन। और पानी की अपेक्षा जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर ईथर, इन सब में या एल्कोहल, इन सब में किसी भी चीज को घोलने के बाद जो विलयन बनता है वो कहलाता है अजलीय विलयन। तो ये तो होगा विलयन का इंट्रोडक्शन। और जो कम मात्रा में रहेगा विलय रहेगा, ज्यादा मात्रा में रहता है वो फिर विलायक रहता है। और विलयन इस प्रकार से विलयन एक समांगी विलयन, विलय और विलायक मिल करके एक समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं जो कि विलयन कहलाता है। अब विलयन में देखेंगे विलयन का प्रकार। तो विलयन का प्रकार को दो आधार पर बांटा गया है। पहला पदार्थ की अवस्था के आधार पर। तो जो पदार्थ की प्रकृति हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसमें पदार्थ की भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया था, ठोस, द्रव और गैस। तो अगर विलयन बनाना है तो हम लोग ठोस को अगर विलायक के रूप में लेते हैं तो ठोस में ठोस विलायक रहेगा तो उसमें विलय भी ठोस हो सकता है। तो ये कहा जाएगा ठोस का ठोस में विलयन। अगर ठोस विलायक है उसमें द्रव विलयन रहेगा, द्रव विलय रहेगा तो ठोस का द्रव में विलयन। दूसरा हो गया। तीसरा आता है अगर ठोस में हम लोग गैस को मिलाते हैं तो कहलाएगा गैस का ठोस में विलयन। यह हो गया तीसरा। उसी प्रकार अब दूसरा विलायक हम लोग लेते हैं द्रव। तो द्रव में हम लोग 3 को मिला सकते हैं, ठोस को भी मिला सकते हैं, द्रव को भी मिला सकते हैं और गैस को भी मिला सकते हैं। तो पहले द्रव का द्रव में विलयन तो कहलाएगा द्रव का द्रव में विलयन। फिर ठोस को द्रव में मिलाएंगे तो कहलाएगा ठोस का द्रव में विलयन। उसी प्रकार अगर गैस को द्रव में मिलाएंगे तो कहलाएगा गैस का द्रव में विलयन। अब तीसरा बचा गैस। तो विलायक के रूप में अगर हम लोग गैस लेते हैं तो जो गैस रहता है उसमें अगर गैस को मिलाएंगे
जो विलयन के प्रकार रहते हैं वो 9 प्रकार के रहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है सांद्रता के आधार पे विलयन के प्रकार। तो किसी भी विलयन की जो सांद्रता के आधार पे विलयन को 5 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले आता है तनु विलयन। अगर किसी विलयन में विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा है और उसमें विलय कम मात्रा में उपस्थित है, तो इस प्रकार से जो विलयन बनेगा वो कहलाएगा तनु विलयन। माने कि विलय कम रहेगा और विलायक ज्यादा रहेगा, तो इस प्रकार से जो विलयन बनता है वो कहलाता है
है तो 10 ग्राम NaCl के 100 ml में उपस्थित है, माने कि NaCl ग्राम में आ रहा है और जो विलयन का पूरा जो आयतन है वो ml में आ रहा है, तो वो कहलाएगा आयतन में द्रव्यमान। उसके बाद दूसरा जो शब्द का उपयोग करते हैं वो है द्रव्यमान में आयतन, माने कि इसमें द्रव्यमान किसी भी जो विलयन रहेगा उसका द्रव्यमान लेंगे और जो विलयन मिलाएंगे उसको आयतन के रूप में लेंगे। तो इसमें द्रव्यमान में आयतन माने कि आयतन जो आता है वो विलय का रहेगा और द्रव्यमान विलयन का रहेगा। तो किसी भी विलय का जो आयतन रहता है उसको ऊपर लेते हैं और जो नीचे पूरा विलयन माने विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान लेंगे और दोनों को जो डिवाइड करेंगे तो जो हम लोग को सांद्रता की इकाई मिलेगी वो कहलाएगी द्रव्यमान में आयतन। अब इसको इंटू 100 कर देंगे तो द्रव्यमान में आयतन का प्रतिशत निकल जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बोलेंगे कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में 1 ml बेंजीन को मिलाए तो जो विलयन बना वो कहलाएगा द्रव्यमान में आयतन, क्योंकि कॉपर सल्फेट 100 ग्राम लिए हैं तो ज्यादा है और 1 ml उसमें अगर हम लोग बेंजीन को मिलाते हैं तो विलयन के रूप में कम रहेगा, तो वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा द्रव्यमान में आयतन। उसके बाद जो सांद्रता व्यक्त करने की तीसरी विधि है वो आता है फार्मलता। अब सांद्रता व्यक्त करने की तीसरी विधि है फार्मलता। फार्मलता कहने का मतलब है फार्मूला। फार्मलता माने फार्मूला। किसी भी जो आणविक यौगिक रहते हैं उस प्रकार के आणविक यौगिक से जो विलयन बनता है उसकी सांद्रता व्यक्त करने के लिए फार्मलता का उपयोग करते हैं। फार्मलता फार्मूला से बना है, माने किसी भी आणविक यौगिक रहेगा उसके फार्मूले का क्या करेंगे हम लोग अणु भार ज्ञात करेंगे उसका फार्मूला। जैसे कि कॉपर सल्फेट, इसका हम लोग फार्मूला है ये कॉपर सल्फेट का, तो इसमें कॉपर है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, इन सब का अणु भार ज्ञात करेंगे तो ये अणु भार कहलाएगा इसका सूत्र भार, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का सूत्र है और इस सूत्र का जो भी भार होगा माने कॉपर का जो भार होगा सल्फर का और ऑक्सीजन का परमाणु भार उसको पूरा को टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ग्राम सूत्र भार बटा विलयन का लीटर में आयतन। ग्राम सूत्र भार माने कि कोई भी जो फार्मूला वाला हम लोग यौगिक लेंगे उसका ग्राम सूत्र भार बटा विलयन का लीटर में आयतन उसकी फार्मलता कहलाएगी और फार्मलता का अगर प्रतिशत निकालना है तो इसको इंटू 100 कर देंगे जो कहला जाएगा फार्मलता प्रतिशत। उसके बाद जो फार्मलता की इकाई है वो होता है ग्राम सूत्र भार बटा आयतन। यहाँ पे ग्राम सूत्र भार ऊपर आ जाएगा बटा आयतन तो इसकी इकाई हो जाएगी ग्राम सूत्र भार बटा आयतन। ये हो गया फार्मलता और ग्राम सूत्र भार को ऐसे प्रदर्शित करेंगे GFMB। G का हो जाएगा ग्राम, F का हो जाएगा फार्मूला और MB का हो जाएगा मोलेकुलर वेट। तो ग्राम सूत्र भार बटा आयतन, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फार्मलता के बाद आएगा नॉर्मलता। तो किसी भी विलयन में विलय की मोलों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता। अब जो आता है वो होता है नॉर्मलता। नॉर्मलता को नॉर्मलिटी n से प्रदर्शित करेंगे तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर आयतन। तो विलय के जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या और विलयन का लीटर में जो आयतन रहता है उन दोनों का हम लोग जब रेशियो निकालेंगे तो वो कहलाएगा नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी को n/10, n/20, n/100 इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n/10, n/20 या n/100 इस प्रकार से नॉर्मलिटी को
तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट माने कि तुल्यांकी भार। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए परमाणु भार बटा होता है संयोजकता। तो किसी भी तत्व का जो तुल्यांकी भार का सूत्र होता है परमाणु भार बटा संयोजकता। तो परमाणु भार कहने का मतलब है अगर हम लोग आम्ल लेंगे तो आम्ल में जितने भी तत्व उपस्थित हैं वो सबके परमाणु के भार का योग। जैसे HCl ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, हम लोग HCl लिए तो इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन को दोनों का परमाणु भार का योग जो होगा उस परमाणु का भार हो जाएगा, माने इस पूरे अणु का हो जाएगा। परमाणु भार अगर हम लोग क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन का परमाणु भार बटा क्लोरीन की संयोजकता। जैसे हाइड्रोजन लिए तो हाइड्रोजन का परमाणु भार बटा इसकी संयोजकता। अगर इसी को हम लोग आम्ल क्षार या फिर आयन के लिए लेते हैं, अगर आम्ल के लिए लेंगे, आम्ल का अगर तुल्यांकी भार निकाला है तो यहाँ पे आ जाएगा आम्ल एक ही परमाणु से तो नहीं बना रहेगा, एक से अधिक परमाणु रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए HCl एक अम्ल है, CH3COOH एसिटिक एसिड एक अम्ल है। इन सब का अगर हम लोग तुल्यांकी भार निकालेंगे तो इसमें संयोजकता में आ जाएगा, ये एक H+ आयन देगा तो यहाँ पे एक आ जाएगा, ये भी एक H+ आयन देता है तो यहाँ पे एक आ जाएगा। अब परमाणु भार की जगह में क्या आ जाएगा, इनका अणु भार आ जाएगा, क्योंकि ये एक अणु है ना कि एक परमाणु है। अब अणु भार आएगा तो क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों का परमाणु भार को टोटल करेंगे तो HCl का टोटल अणु भार आएगा, उसको यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा उसकी क्षारकता, क्योंकि H+ आयन ये डोनेट करेगा। अब ये H+ आयन किसी क्षार के पास जाएगा और उसके साथ मिलकर उदासीन अणु का निर्माण करेगा। तो सीधे हम लोग निकालते हैं आम्ल का तुल्यांकी भार, आम्ल का इक्विवेलेंट वेट माने कि तुल्यांकी भार। तो यहाँ पे आ जाएगा अणु भार बटा उसकी क्षारकता, या फिर हम लोग क्षारकता को बोल सकते हैं H+ आयन दान करने की क्षमता। तो यहाँ पे अणु भार की जगह में एग्जांपल के लिए हम लोग शुरू देखते हैं HCl का देखेंगे तो इसका अणु भार होता है
अणुभार बटा आयनों की संख्या, आयनों की संख्या। तो यहाँ पे आयन का जो अणुभार हो जाएगा, एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं SO4 2 माइनस, ये क्या है? सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन में सल्फर का होता है 32 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन का 16 चौक 64, 64 और 32 टोटल करेंगे तो 64 32 4 2 6 और इनका 96। ये 96 क्या हो जाएगा? आयन का अणुभार, माने कि टोटल SO4 का अणुभार बटा आयनों की संख्या। यहाँ पे 2 माइनस आयन प्रेजेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 चौक 8 और 2 अठे 16, ये आ रहा है 48। तो जब 48 आ जाएगा SO4 2 माइनस का तुल्यांकी भार होगा। तो ये हो गया आयन का तुल्यांकी भार। इस प्रकार से तुल्यांकी भार की गणना हम लोग करते हैं और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। उसके बाद जो आता है वो है द्रव्यमान प्रभाव, माने किसी भी विलयन में विलय उपस्थित रहेगा और विलायक उपस्थित रहेगा। तो विलय को हमेशा हम लोग प्रदर्शित करेंगे B से और विलायक को प्रदर्शित करेंगे A से। ये हमेशा के लिए है, ये रहेगा विलय। तो हम लोग जब द्रव्यमान प्रभाव निकालते हैं तो विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान कहलाएगा विलय का द्रव्यमान प्रभाव। द्रव्यमान प्रभाव को हमेशा X से प्रदर्शित करेंगे। अब विलय का द्रव्यमान प्रभाव आएगा तो X B हो जाएगा। तो इसके लिए द्रव्यमान प्रभाव द्रव्यमान को W से प्रदर्शित करते हैं। तो विलय का द्रव्यमान बटा WA प्लस WB, ये होगा विलय का द्रव्यमान प्रभाव, माने विलय का द्रव्यमान बटा टोटल विलयन, माने विलायक प्लस विलय का द्रव्यमान। इस प्रकार जब डिवाइड करेंगे तो जो मान आएगा वो कहलाएगा विलय का द्रव्यमान प्रभाव। अब इसको हम लोग इंटू कर देंगे 100 से, तो द्रव्यमान प्रभाव का परसेंट निकल जाएगा। ये तो ये कहलाएगा विलय के द्रव्यमान प्रभाव का परसेंट। अब आता है दूसरा, इसी में अगर विलायक का द्रव्यमान प्रभाव निकालेंगे तो ये हो जाएगा XA। अब यहाँ पे विलायक के लिए हम लोग WA विलायक का द्रव्यमान और WA प्लस WB माने विलायक का द्रव्यमान बटा टोटल विलयन का द्रव्यमान करेंगे तो विलायक के लिए द्रव्यमान प्रभाव निकल जाएगा। तो ये कहलाएगा XA। अब इसमें अगर हम लोग इंटू 100 करते हैं तो विलायक के द्रव्यमान प्रभाव का परसेंट निकल जाएगा। यह हो गया विलय और विलायक का द्रव्यमान प्रभाव। अब जो एक शब्द आता है वो आता है पार्ट्स पर मिलियन या ppm। ppm कहने का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स माने कि अगर कोई विलयन बनाते हैं, विलयन में विलायक कितना अधिक है और विलयन थोड़ा सा मात्र छोटा सा कण उसमें उपस्थित है, माने विलय और विलायक में विलयन का बहुत कम मात्रा उपस्थित है, तब उसकी जब सांद्रता व्यक्त करने के लिए जिस यूनिट का उपयोग करते हैं या जिस शब्द का उपयोग करते हैं वो कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। माने विलय के विलय में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में विलायक है और बहुत कम मात्रा में विलय है तो पार्ट्स पर मिलियन से उसकी सांद्रता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो जो पार्ट्स पर मिलियन रहेगा वो द्रव्यमान के रूप में भी हो सकता है और आयतन के रूप में भी हो सकता है। अगर विलय के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? ppm निकालेंगे। अगर हम लोग द्रव्यमान के रूप में निकालते हैं तो हो जाएगा W और आयतन के रूप में निकालते हैं तो हो जाएगा V। तो ppm में निकालेंगे तो यहाँ पे विलय का द्रव्यमान को हम लोग द्रव्यमान को W से और विलय को हम लोग V से, तो WV और यहाँ पे हो जाएगा WA
मिलियन। अब इसका जो यूनिट होगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ppm। अगर हम लोग